जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 था, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, लार्जर रोल क्या था, दे इंट्रोड्यूस एलपीजी। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब है रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, लिबरलाइजेशन रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ब्रैकेट में लिखते जाइए। सेकेंड, पी का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, शॉर्टकट में बताती जा रही हूँ, एक एक लाइन से इसका मतलब समझ जाओगे। फर्स्ट सेकेंड लिखिए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, व्हाट यू आर डूइंग, ओके। फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग द रोल एंड स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, मतलब स्कोप किसका इंक्रीज हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का। जी इज द ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तीनों चीजें जो थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल था इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको लिबरलाइज किया गया, कम किया गया। प्राइवेटाइजेशन यानी जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको डिक्रीज करके प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज किया गया। ठीक है, इस टाइम पर बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स थे जो सिक इंडस्ट्रीज थी आपके पब्लिक सेक्टर की, उसको कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि आपके वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ आपकी इकोनॉमी को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। यानी कि अब आपके ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ से दूसरे कंट्री में वर्क कर सकते हैं, दूसरे कंट्री से ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ आ सकते हैं, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टार्टेड हैपनिंग। ठीक है, एलपीजी तो था, एलपीजी की वजह से ही हम आज भी इंडिया में क्या देख पाते हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, बहुत सारे मॉल्स जो हैं दैट इज आल्सो कम्स अंडर द एमएनसीज, आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एलपीजी, राइट। अब एलपीजी, अब हम बात करें पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर में क्या सिचुएशन हुआ उस समय, मतलब अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के साथ क्या क्या चीजें हुई, इसको सुनो। पहला कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, यानी पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट था उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। पहला ये हुआ। सेकंड क्या हुआ, डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन का मतलब है कि जो भी रिजर्वेशन हमने पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज का किया था ना, उसको भी हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। उसके अलावा प्रोफेशनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पीएसयूज में, यानी पब्लिक सेक्टर्स जो अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उनको क्या कर दिया गया, उनकी मैनेजमेंट को, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया। ठीक है, जो सिक पीएसयूज हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बीमार हैं, सिक हैं, जो जिनको प्रॉफिट अर्निंग बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वैसे यूनिट्स को क्या किया गया, बेसिकली उन यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया गया, उनको बीआईएफआर के अंडर में डाल दिया गया। बीआईएफआर पता है क्या है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो था उस टाइम का एक ऐसा बोर्ड था जो बेसिकली फाइनेंस करने में हेल्प करता था सिक इंडस्ट्रीज को, यानी दोबारा से रिस्ट्रक्चर हो जाए, और बहुत सारे सिक इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और आपके ये सारी चीजें हुई थी किसके साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ, यानी कि जो भी रिजर्वेशन मिला उसको भी कम कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, सिक यूनिट्स को बीआईएफआर के अंडर में डाल दिया गया, या तो उसको रिस्ट्रक्चर कीजिए या तो फिर क्या कीजिए, आप बिल्कुल ही उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। ठीक है, तो these things happened with public sector. Now चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा ये सुन लीजिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो है क्या, ये भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखवा दी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है,
अगर आप उसको वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखना है, लिखिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी refers to the economic liberalization or relaxation in the import tariff, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को शॉर्टकट में लिख सकते हो NEP लिख लो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज refers to the economic liberalization or relaxation in the import tariff, deregulation of markets, or opening the market for private and foreign players, or opening the market for private and foreign players, and reduction of taxes to expand the economic wings of the country. So new economic policy refers to the economic liberalization or relaxation in the import tariff, deregulation of markets or opening the markets for the private and foreign players, reduction of the taxes to expand the economic wings of the country. यानी कि जो भी इकोनॉमिक विंग है हमारे कंट्री का, यानी कि इकोनॉमिक विंग क्या है, हमारे पंख कहते हैं ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने दो सेक्टर का रोल बहुत इंक्रीज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया, फॉरेन प्लेयर्स यानी फॉरेन कंपनीज के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर दी, साथ साथ में जो भी टैरिफ या टैक्सेस हम इंपोर्ट पे लगाते थे, इंपोर्ट क्या होता है, जो सामान हमारे यहाँ आते हैं, आयात जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो जो इंपोर्ट आने को जो जिसपे हमने टैक्स लगा रखा था, उस टैक्स को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ताकि बाहर से हमारे कंट्री में इंपोर्ट भी स्टार्ट हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किसने किया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने बेसिकली उस समय ये फादर थे किसके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। तुम लोग को मैं बता दूं कि जो पॉलिसी 1991, कौन फादर थे, मनमोहन सिंह जी, ही वाज द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड ही इंट्रोड्यूस एनईपी को इंट्रोड्यूस करने का डेट था 24 जुलाई 1991। एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का शॉर्टकट है, मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको एनईपी को लाया गया 24 जुलाई 1991 में। ठीक है, अब व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, that is to give the plunge Indian economy in arena of globalization, मतलब कि एक तरीके से नया मार्केट बनाना, न्यू मार्केट को इंट्रोड्यूस करना, जहां पर यू आर नॉट एबल टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, बट यू आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज एज वेल। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आया? So making a new market or orientation of new market through globalization, this one is the first objective of new economic policy. Second one is to bring down the rate of inflation. NEP को लाने का एक और रीजन क्या था कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, स्टेबल किया जाए। So the NEP intended to bring down the rate of the inflation, यानी महंगाई को हम क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो ये भी एक रीजन था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का। तो दिस वन इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंटेंड टू मूव टुवर्ड द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी को इंक्रीज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना और सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व्स रखना, ये बेसिकली ओके क्या है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया?
पहला तो था कि आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आना, एक मार्केट ओरिएंटेशन न्यू, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना। थर्ड रीजन था कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए और अपने कंट्री में सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना। और आपको पता होगा कि आरबीआई आज भी बुलियन मतलब गोल्ड बुलियन मतलब गोल्ड रिजर्व रखती है और साथ में सेकंड क्या रखती है, फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो यहाँ पर सफिशिएंट फॉरेन करेंसी रिजर्व हो, तो इसके लिए भी किस चीज को लाया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। अब इसके थ्रू कैसे फॉरेन करेंसी आएगा, जैसे ही हम कंट्री से सब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, एफडीआई होगा दूसरे कंट्री में, तो दूसरे कंट्री से हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कौन ऐसा करेंसी है जिसके थ्रू पूरा मार्केट स्टेबलाइज होता है, डॉलर, यूएस डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव था, टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, convert the economy into market economy and removing all kind of unnecessary restriction। यानी जो मार्केट था उसको इकोनॉमिकल मार्केट में कन्वर्ट करना और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखे थे एंट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी चीज में, उसको भी रिड्यूस करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्या था कि बिकॉज ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से परमिशन मिल गया, क्या मिल गया, इट वांटेड टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लो, इंटरनेशनल फ्लो, दूसरे कंट्री से आना, क्या, इंडिया में क्या चीज आना, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ह्यूमन रिसोर्स जा सकते हैं, यहां से भी वहां और वहां से भी यहां। तो एक तरीके से दे वांट टू गिव द परमिशन टू परमिट द इंटरनेशनल flow of goods, service, technology, human resources and capital। क्लियर हो गई बात। कैपिटल कैसे, जैसे दूसरा कंट्री अगर यहाँ आके इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल लेकर आएगा ना, इन्वेस्टमेंट। दूसरे कंट्री अगर इस कंट्री के कोई कंपनी को परचेज करता है, कैपिटल के थ्रू परचेज करेगा, तो दैट इज अ इनफ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, लेकिन हाँ, नो डाउट आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट इट मे बी सेंड, इट विल बी सेंड फ्रॉम दिस कंट्री टू दैट होम कंट्री, that is also possible। So there are so many benefits of new economic policy, so there are so many criticism as well, so we are going to discuss it later। ठीक है, लेकिन क्या क्या, और ये समझ में आया ना, यहां तक समझ में आ गया कि इंटरनेशनल फ्लो चाहता था कंट्री थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और नेक्स्ट क्या चाहता था, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, इट वांटेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन, व्हाट दे वांट, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इन्होंने बेटर रोल दे दिया। ठीक है, दे वांट कि जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर जो थे, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज को थे ना, हमने रिजर्व किया था, उसको रिड्यूस कर दिया, वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, बिगनिंग ऑफ 1991 में बहुत सारी पॉलिसीज को भी चेंज किया गया, और उस समय ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आया था 1992 में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी लाया गया था 1992 में। सो बिगिनिंग विद द मिड ऑफ 1991 जब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया, किस चीज से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड चेंज किया, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड चेंज किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से चेंजेस किया, एक्सचेंज रेट में, इंडस्ट्री में, फिस्कल में, मतलब चेंजेस भी हुए, एनईपी में बहुत सारे चेंजेस भी हुए। ठीक है, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था, दे ऑल्सो केम फॉर मेकिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन इंडिया। मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्या, कि जो डोमेस्टिक यहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो भी दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट से कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, दे विल गेट द बेटर ऑप्शंस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मान लो कि आज हम हल्दीराम जो है, हल्दीराम का हम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, हल्दीराम बीकानेर है ना, हरीलाल इज द लोकल ऑफ पटना। ठीक है, मतलब बिहार में लोकल है वो, पर हल्दीराम एंड जो आपका बीकानेर है, हल्दीराम खासकर, उसका इंटरनेशनल चेन भी पता है आपको, दैट इज प्रेजेंट इन यूएस एज वेल, बट दे आर यूजिंग द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, इथनोसेंट्रिक अप्रोच, सॉरी, इथनोसेंट्रिक अप्रोच पता है क्या होता है? इथनोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम इंडिया में बेच रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचेंगे, चेंजेस नहीं लेकर आएंगे।
और बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना, दे बेसिकली बेस्ड ऑन द पॉलीसेंट्रिक, कि जो भी कंट्री में एंटर करेंगे हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो उसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। तो हल्दीराम टेक्नोसेंट्रिक अप्रोच यूज करती है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट और कॉम्पिटिटर के साथ आप कंपीट कर पाए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर के साथ आप कंपीट कर पाए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोडक्शन, राइट। और इन्होंने बैरियर्स वगैरह जो भी था ना, उस समय कस्टम ड्यूटी पता कितना लगता था, 50-60% लगता था। तो मतलब जो प्रोडक्ट 500 रुपए का है, 500 का है, इफ यू विल पे 60% ऑन दैट, इमेजिन उसका कॉस्ट कितना हाई हो जाएगा। 800। मतलब अगर 500 का प्रोडक्ट है और उसमें हमने 306 लगा दिया, 800 रुपीज तो सिर्फ उसका कॉस्ट हुआ, उसके ऊपर आप बेनिफिट भी लोगे, तो डबल से ज्यादा में आपको उसको कस्टमर को सेल करना पड़ता था। तो कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा? अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट से अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट को सेल करने आ रहा है और वो प्रोडक्ट आपको इंडिया में कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है पहले से, तो महंगा प्रोडक्ट तो कोई लेना नहीं चाहेगा। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस व्हिच इज अप्लाइड ऑन द इंपोर्ट। सो ऑल दोस रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स वर रिमूव्ड। सो अल्टीमेटली जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और इंडिया के बाहर के जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वही तो कहीं ना कहीं कॉस्ट सिमिलर हो जाएगा या तो उससे भी कम में आपके पास आ जाएगा, तो फिर हम ना इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी परचेज करना शुरू करेंगे। आई बात समझ में कॉन्सेप्ट? तो इन्होंने यही चीज किया, दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग द इंटरनेशनल प्लेयर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक तो समझ में आ गया आई गेस। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स लिए गए इंडिया के द्वारा। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीजें हुई। सो लिबरलाइजेशन में आपका फ्री डिटर्मिनेशन हो गया इंटरेस्ट रेट का बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब कॉमर्शियल बैंक के थ्रू आपने इंटरेस्ट रेट वगैरह लगा दिया किस पे, आपके जो भी लिबरलाइजेशन में जो भी आपका इस पॉलिसी में क्या हुआ कि बैंकिंग सिस्टम जो था, या फिर बोल सकते हैं आरबीआई ने सब डिटरमाइन किया कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लेना है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी वगैरह। ये इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट ऑन एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी वगैरह का फ्रीडम हो गया। तो फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, दूसरे कंट्री से यहाँ पर आपके पास मशीनरी भी आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके अलावा फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब आपके इंडस्ट्रीज वगैरह भी क्या हो गया, प्रोडक्शन वगैरह वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। फॉरेन कैपिटल भी तो आने लगा कंट्री में, है ना। तो दीज हैपेंस इन द लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीजें हमने और किया, लिबरलाइजेशन में हमने रिमूव कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड आपका रजिस्ट्रेशन। मतलब अर्लियर हर चीज के लिए, हर एक इंडस्ट्रीज के लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ने लगी। कुछ अभी भी हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना लाइसेंसिंग के लिए, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया, बहुत ही हद तक कम कर दिया गया, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री भी बना दिया गया, ठीक है। अभी भी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए जरूरत पड़ती है लाइसेंस की, जैसे जो एसिड वगैरह सेल करते हैं, जैसे कोई आपका इंडस्ट्रीज के लिए एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो एसिड के सेल के ऊपर भी आपकी क्या है, लाइसेंस की जरूरत है। अगर आप इंडस्ट्री है, अगर आपकी इंडस्ट्रीज है और वो एसिड बनाती है, और एसिड ज्यादातर ना केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट होता है ना। जो घर में जो मिलता है ना एसिड वगैरह जो आसपास, वो बहुत ही लाइट एसिड होता है, मतलब उसमें जो क्वांटिटी होता है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं हो सकती, आपको हार्म नहीं करती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, आपके इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, और किसके लिए बनाया जाता है, ज्यादातर टेंट की जो कंपनी होती है ना, पेंट जो होते हैं, हाँ ये सब जो पेंट्स होती हैं उनके लिए यूज होता है एसिड का। तो वैसे इंडस्ट्रीज जो पेट्रोकेमिकल और आपके पेंट की इंडस्ट्रीज या केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए एसिड बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है। लीकर इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंसिंग की जरूरत है। डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अभी भी लाइसेंसिंग की जरूरत है। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, दवाई, तो उनके लिए भी अभी भी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत है। और कुछ हैजर्डस केमिकल जिसमें आपका एसिड वगैरह आया, वो सब चीज के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इवन शॉपकीपर जो है ना, वो भी अगर कुछ हार्मफुल एसिड्स रखते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, बता दूं मैं। तो मतलब फ्री लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ एनईपी में। जो भी इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी,
उन सबको हटा दिया गया और कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग चाहिए, लेना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट ला दिया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आई बात समझ में आता? प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन में तो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया। सो प्राइवेटाइजेशन में ISI के अंडर में जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अंडर में जो आपका एक स्टैंडर्ड है, जो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रखना है, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। आई बात समझ में? चलो, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन में जो भी इंडस्ट्रीज पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए बोल दिया गया कि दे कैन ऑल्सो बिकम द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अभी भी रेलवेज जो है दैट इज नॉट अंडर द प्राइवेट सेक्टर। तो एक दो चार जो इंडस्ट्रीज थे उनको छोड़ के बाकी सेक्टर्स को अलाउड हो गया कि दे कैन ओपन द प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, और स्टेप्स क्या क्या लिए गए, स्टेप्स क्या क्या लिए गए PSUs के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन्फ्लेशन को, इन सबको मैनेज कैसे कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड बाय मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक का टर्म है स्टेबलाइजेशन, इज रिलेटेड विद द करेंसीज एंड मनी विच इज फ्लो इन द मार्केट। तो उसको स्टेबलाइज करने की बात की गई कि थ्रू NAP वी कैन स्टेबलाइज द मार्केट एंड वी कैन इवन इंक्रीज और ग्रो द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में अनीशा? यस मैम। ठीक है, तो दैट कैन बी ओनली हैपन व्हेन आवर मनी सप्लाई करेंसी आर अवेलेबल इन द कंट्री। फॉरेन करेंसी वगैरह हमारे कंट्री में अवेलेबल रहे, जिससे महंगाई वगैरह सब कंट्रोल में रहे। जब महंगाई कंट्रोल में रहेगा तो आपका इकोनॉमी क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम चेंजेस प्राइस कॉमोडिटी के प्राइस में नहीं आएगा। जैसे मान लो आज हम लोग 20 रुपए का ब्रेड ले रहे हैं, अचानक से कल 100 रुपीज का ब्रेड लेना पड़े, तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्टेबलाइजेशन है? नो, यहाँ पर एक्सट्रीम चेंजेस आ रहा है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन में। तो इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, हम NEP के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, प्राइस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आपको याद होगा, है ना? तो दिस इज द रीजन। क्लियर है? यस। ओके, एनीवन हैव डाउट? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? चलिए, see you all in the next class. In the next class we will start with the steps taken for the privatization. Liberalization के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए, सबको क्लियर है? In the next class we will understand from the privatization and then globalization. ठीक है, ओके।